नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित सोमवार से शनिवार को शाम 4 बजे किया जाता है, जिसका उद्देश्य है यूपीएससी और आरएस की परीक्षाओं के संदर्भ में कुछ मुद्दों पर विशेष विवरण तैयार करना। जब हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस दौरान परीक्षा उपयोगी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाए, तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारतीय संवैधानिक कोष के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स हैं उनके बारे में। ये मुद्दा चर्चा में इसलिए है कि कोरोना वायरस महामारी के चक्कर में संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। हालांकि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक केवल भारत ऐसा राष्ट्र होगा जिसकी अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में दौड़ रही होगी, हालांकि उसकी क्षमता बहुत कम होगी। इन पूरे व्यवस्थाओं को जब हम देखेंगे तो इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है कि सरकार की जो प्रोएक्टिव पॉलिसी है, जो सरकार ने अभी वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर अपनाई है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि सरकार ने सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकारों को अपने नियमित खर्चों को कम करने के आदेश दिए हैं, जिसके साथ जितने भी सुख सुविधा के जो भत्ते मिलते हैं उनको कम कर दिया गया है। सांसद कोष को 2 साल के लिए टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड नामक एक अलग दान के लिए फंड की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से जनता से पैसा लिया जा रहा है। सरकार ये सभी आयाम इसलिए सुनिश्चित कर रही है ताकि इस संकट के दौरान किसी भी तरीके की वित्तीय अस्थिरता इस भारत को देखने को ना मिले, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद में और जीएसटी जैसे कठोर कानून के बाद में वैसे ही विवाद का विषय बनी हुई है। ऐसे में इन सभी चीजों का भारत के संवैधानिक कोष पर बहुत फर्क पड़ेगा। आय और व्यय की जो व्यवस्थाएं होंगी उनका निर्धारण करना पड़ेगा। तो जब हम भारत सरकार के खातों की बात करते हैं तो भारत सरकार के 3 प्रमुख संवैधानिक कोष हैं। आज हम उन तीनों पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो पहला संवैधानिक कोष है उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि। और तीसरा जो यहां पर हम लोग कहते हैं वो है पब्लिक अकाउंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं वो है पब्लिक अकाउंट्स। ये 3 प्रमुख संवैधानिक कोष हैं जो भारत सरकार के हैं। तो हम एक एक पे चर्चा करेंगे कि तीनों के बारे में आय और व्यय के क्या विकल्प हैं, क्या इनकी संवैधानिक स्थितियां हैं, क्या इनको लेकर प्रावधान है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं भारत की संचित निधि की, तो ये भारत सरकार का एक संवैधानिक कोष है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। संवैधानिक कोष का तात्पर्य है कि इसका वर्णन संविधान में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। आर्टिकल 266 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 266 कहता है कि भारत की एक संचित निधि होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा और उपयोगी खाता होता है। इससे बड़ा कोई भी खाता भारत सरकार के पास नहीं है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा अकाउंट है और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, क्योंकि प्रतिवर्ष जो बजट आवंटित होता है, जो प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को जो बजट आवंटित होता है वो बजट इसी अकाउंट से आता है, यानी इसी खाते से उस पैसे की, उस राशि को लिया जाता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये इसमें जो आय के प्रमुख स्रोत हैं, जितने भी इनकम के प्रमुख स्रोत हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा जितने भी कर, जो टैक्सेज होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो जो आय होती है वो इसी खाते में जमा होती है। दूसरा, उसके अलावा मैं बात करूं तो सरकार को जितने भी अनुदान मिलते हैं, ग्रांट्स, अनुदान वो होते हैं जिनकी हमें पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सरकार को जितने भी अनुदान मिलते हैं वह सब राशि जो है वो इसी के अंदर जमा होती है। तीसरी तरफ जब मैं बात करूं इन सब के साथ में, तो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सरकार के द्वारा जितने भी ऋण लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक से हो या किसी अन्य राष्ट्र से हो, वह सभी ऋण की जो राशि होती है वो भी इसी में जमा होती है। तो ये आय के जितने भी प्रमुख स्रोत होते हैं, जितनी भी जो अर्जित आय होती है भारत सरकार के द्वारा, जो ऋण या अनुदान होते हैं, वो इस खाते में जमा होता है।
और सरकार के जितने भी प्रमुख खर्चे होते हैं, क्योंकि सरकार अपने खर्चों को बजट के माध्यम से नियंत्रित करती है जो हर साल पेश होता है, तो जितने भी जो खर्चे होते हैं वह इसी भारत की संचित निधि से निकाले जाते हैं। जब मैं इस संचित निधि की बात करूंगा तो भारत की संसद के अधीन होती है, ये विधायिका के अधीन होती है, लेजिस्लेचर के। तो जो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की संचित निधि होती है वो भारत की संसद के नियंत्रण में होती है, तो इसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस खाते में एक भी पैसा जमा होता है या एक भी पैसे की निकासी होती है, कोई भी पैसा जमा किया जाता है या उस पैसे को निकाला जाता है, तो पैसा जमा करना या जो निकालना है ये केवल और केवल जो है वो भारत की संसद की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। यदि उसकी प्रायर परमिशन हमें मिलती है कि आप ये पैसा निकाल सकते हो या जमा कर सकते हो, तो संसद की पूर्व अनुमति से ही इसके अंदर ये पैसा जमा हो सकता है और इस पैसे को हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब मैं बात करूंगा तो अनुच्छेद 266 क्या करता है कि सभी राज्यों के अंदर भी एक संचित निधि का प्रावधान रखता है कि प्रत्येक राज्य सरकार की भी अपने आप में एक संचित निधि होगी, उनका भी एक कंसोलिडेटेड फंड होगा, तो वहां भी सेम विधायिका के अधीन होगा। जो राज्य की विधायिका होगी, विधानसभा या विधान परिषद, वह उनके नियंत्रण में होगा। उसमें जितना भी पैसा जमा होता है, जो निकाला जाता है, वो केवल उन्हीं की अनुमति से हम लोग निकाल सकते हैं। और इस खाते का जो नियंत्रण है वो तो संसद के पास होता है, पर संसद के एक अधिकारी जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, इसको हम लोग सरकार का सबसे बड़ा अकाउंटेंट कह सकते हैं, ये नियमित तौर पर इस खाते से जो राशि ली गई है उसकी जांच करता है और ये मूल्यांकन करता है कि उस राशि का दुरुपयोग नहीं होगा। तो सरकार अपने लिए जब बजट की मांग करती है तो संसद में बजट को पेश करती है। जब वो बजट मंजूर हो जाता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से, जब वो पारित हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि जो भारत की संचित निधि है उससे वो राशि सरकार को दे दी जाती है। उसके बाद उस राशि पर नियंत्रण जो रखता है वो केग अधिकारी रखता है, वो नियमित रूप से उसकी जांच करेगा कि उस राशि का सदुपयोग हो और वो अपनी रिपोर्ट संसद को पेश करता है कि जो राशि हमने इनको आवंटित की थी इसका ये सदुपयोग हुआ। तो इस तरीके से जब हम लोग भारत की संचित निधि की बात करेंगे तो सरकार का सबसे बड़ा खाता है, संवैधानिक कोष है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई लीगल नहीं है कि भाई इसको कानूनी रूप से नहीं बनाया गया है, संवैधानिक रूप से ही इसका वर्णन है कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की एक संचित निधि होगी। इसी अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की अपने आप में एक संचित निधि होगी। ये केंद्र के स्तर पर संसद के नियंत्रण में होगी, राज्य के स्तर पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये राज्य की विधायिका के नियंत्रण में होगी। इसमें ये सरकार का सबसे बड़ा खाता है, सबसे उपयोगी खाता है। जो आय के प्रमुख स्रोत हैं, सरकार के जितने भी प्रकार के कर से प्राप्त होने वाली आय है, अनुदान है, और उसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे इन सभी चीजों के, तो सरकार के द्वारा जितने भी ऋण लिए गए हैं वो राशि जो है वो इसी में जमा होती है। हालांकि यहाँ शर्त है कि कोई भी राशि जमा होती है तो संसद की पूर्व अनुमति से जमा होगी, और कोई भी राशि की जब निकासी होती है तो संसद की अनुमति से ही इस राशि को निकाला जा सकता है। जब हम लोग दूसरे फंड की बात करेंगे तो जो दूसरा प्रमुख कोष है उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि। जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो जैसा हमने पढ़ा कि पैसा संचित निधि से निकाला जाता है, लेकिन संचित निधि से पैसा संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। ऐसे में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, सेशन नहीं चल रहा, यानी संसद बैठक में नहीं है या दोनों सदनों में से कोई एक सदन बैठक में नहीं है, और उस दौरान किसी धन की आवश्यकता आकस्मिक तौर पर हो गई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति को निपटने के लिए, तब मुश्किल हो सकती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक विशेष प्रावधान किया है अनुच्छेद 267 के 67 के अनुसार। 267 के अनुसार 267 क्या कहता है कि भाग ए कहता है कि जो देश की संसद है, जो देश की संसद है वो आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष आकस्मिक निधि का निर्माण कर सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष आकस्मिक निधि का निर्माण कर सकता है, और ये जो है ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगी।
ये जो देश का राष्ट्रपति होगा उसके नियंत्रण में होगी। वह व्यक्ति इससे राशि को निकालेगा और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब हम इस आकस्मिक निधि के प्रावधान की बात करते हैं तो देश में कोई भी आपातकालीन परिस्थिति आ जाए जिसमें पैसे की आवश्यकता पड़ जाए और संसद बैठक में नहीं हो, तब देश का राष्ट्रपति अपने इस आकस्मिक निधि से इस पैसे को निकाल सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है। ऐसे में यह भी एक संवैधानिक कोष ही कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ही कहलाएगा, क्योंकि इसका वर्णन भी संविधान में है। जो 267 का प्रावधान है वो कहता है कि आकस्मिक निधि होनी चाहिए। और 267 ही क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार की भी एक आकस्मिक निधि होनी चाहिए, यानी हर राज्य सरकार की भी अपने आप में कंटिजेंसी फंड है। तो राज्यों के अधीन वह जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के अधीन होती है। वह किसके अधीन होती है? राज्यपाल के। ऐसे में अनुच्छेद 267 की शक्ति का प्रयोग करते हुए देश की संसद ने क्या किया? कंटिजेंसी फंड एक्ट 1950 पारित कर दिया। और इस कंटिजेंसी फंड एक्ट के अनुसार वर्तमान में संसद के पास में आकस्मिक निधि में 500 करोड़ की राशि होती है। और इस 500 करोड़ की राशि का प्रयोग किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में देश का राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन यहां शर्त है प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि वह तभी कर सकता है जब संसद बैठक में नहीं हो। यानी यदि संसद सत्र में चल रही है तब तो क्या होगा कि इस निधि का प्रयोग जो है वो केवल संसद की अनुमति से संचित निधि से ही निकाला जाएगा, इससे नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यदि संसद बैठक में नहीं है और सरकार को किसी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो इस खाते से इस पैसे को निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति के नाम से जो इस पर नियंत्रण रखता, हालांकि संवैधानिक तौर पर तो इसका नियंत्रण राष्ट्रपति का है, पर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 53 का एक प्रावधान है जो क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्यपालिका के काम स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करा सकता है, यानी जो सचिव आईएएस होते हैं इनसे करवा सकता है। अनुच्छेद 53 के तहत यहां शक्ति दी गई है वो ये है कि जो संचित जो आकस्मिक निधि होगी वो जो वित्त मंत्रालय का सचिव होगा उस वित्त मंत्रालय के सचिव के अधीन होती है। हालांकि वह इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से करता है, न कि अपनी हैसियत से करता है। तो ये राष्ट्रपति की जो शक्ति है आकस्मिक निधि की, वह वित्त मंत्रालय के सचिव को दी गई है। किसी आपातकालीन परिस्थिति के दौरान वो अधिकतम इस राशि का प्रयोग कर सकता है। और इस राशि का जो आय का स्रोत है, इनकम का जो सोर्स है, वो है भारत की संचित निधि। इसका अर्थ यह हुआ कि कोरोना वायरस के संकट में सरकार ने 500 करोड़ रुपए निकाल लिए, तो जैसे ही संसद बैठक में आएगी संसद अपनी संचित निधि से 500 करोड़ की राशि को वापस इस आकस्मिक निधि में स्थानांतरण कर देगी। तो ये एक संवैधानिक प्रावधान है जिसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक निधि का प्रावधान। अनुच्छेद 267 के अनुसार ये शक्ति मिली हुई है, बस कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, उसकी जगह जो काम करता है वो वित्त मंत्रालय का सचिव है। प्रत्येक राज्य की अपने आप में एक आकस्मिक निधि होती है और उस राज्य के लिए जो आकस्मिक निधि का प्रयोग करता है वह होता है राज्य का राज्यपाल जो होता है। प्रत्येक राज्य की जो अमाउंट होगी वो अलग अलग होगी। केंद्र के स्तर पर जो आकस्मिक निधि है उसकी कुल राशि 500 करोड़ है। तीसरा और जो अंतिम है, इसका जब हम लोग बात करेंगे तो वो है पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा। जब हम लोग पब्लिक अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसका वर्णन भी संविधान के अनुच्छेद 266 के भाग 2 में है। यह अपने आप में एक संवैधानिक कोष है, तो यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। जब हम लोक लेखा खाते की बात करते हैं तो अनुच्छेद 266(2) में इसका वर्णन है। इसका मतलब यह भी एक संवैधानिक कोष है। भारत सरकार की जो संचित निधि की आय है, संचित निधि की जो आय है या जो सोर्स है इनकम के, उनको छोड़कर अन्य जितनी भी आय होती है वो इसी के अंदर जमा होती है। उनको छोड़कर अन्य जितनी भी आय होती है वो इसी के अंदर क्या होती है? जमा होती है। इसका अर्थ यह हुआ सामान्य शब्दों में जो जनता का पैसा होता है, सामान्य रूप से बताऊं तो एक पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पोस्टल इंश्योरेंस हो गई, या बीमा की कोई और राशि हो गई,
जो कभी ना कभी वापस जनता को देना पड़ता है इस तरीके की राशि। और एक हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय निवेश कोष जो है, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने स्थापित किया था। राष्ट्रीय निवेश कोष क्या होता है कि कितने भी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको विनिवेश करने से जो आय प्राप्त होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नाम तो राष्ट्रीय निवेश कोष है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, लेकिन इसमें जो राशि जमा होती है कि जितने भी सरकारी उद्योग पहले से चल रहे हो उनमें यदि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करे, यानी अपनी हिस्सेदारी को कम कर दे या फिर कुछ हिस्सा बेच दे, तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो इसमें जमा होती है। तो उस आय को हम लोग पब्लिक अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, जमा करते हैं। और इस कोष पर जिसका नियंत्रण होता है वो है कार्यपालिका का। इसमें संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसकी अनुमति से इस राशि को निकाला जा सकता है। जैसे बहुत से लोगों के परिवार या रिश्तेदार के लोग सरकारी सेवाओं में होंगे तो कभी आपने सुना होगा जीपीएफ पे लोन उठा लिया, यानी जो पीएफ प्रोविडेंट फंड जो है वो जमा किया था आपने, उस पर आपने लोन उठा लिया। ये एक ऐसा पैसा है जो रिटायरमेंट के समय व्यक्ति को दिया जाता है, तब तक ये सरकार के पास रहता है। और जब ये सरकार के पास रहता है तब इसको हम लोग पब्लिक अकाउंट्स के खाते के अंदर जमा करते हैं। तो जब हम लोग पब्लिक अकाउंट्स की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 266(2) के अनुसार है। ये भी एक संवैधानिक कोष है। संचित निधि को छोड़कर अन्य जितनी भी आय है वो इसके अंदर शामिल होती है। प्रमुख रूप से जो बताऊं मैं आपको तो वो है जो पीएफ हो गया, पोस्टल इंश्योरेंस हो गई, अन्य इंश्योरेंस की जो आय हो गई, बचत सरकार के जो बचत खाते हैं मंत्रालयों के उनकी जो पैसा है वो पैसा इसके अंदर जमा हो जाता है। उसके अलावा राष्ट्रीय निवेश कोष प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि विनिवेश से प्राप्त जो आय सरकार को होती है उसको हम राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करते हैं। और वो राष्ट्रीय निवेश कोष की जो राय है, जो आय है वो पब्लिक अकाउंट्स के अंदर क्या होती है, जमा। और ये कार्यपालिका के नियंत्रण में होता है। जिसके नियंत्रण में है वो है कार्यपालिका के नियंत्रण में। और इसके तहत एक प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार का अपना एक राष्ट्रीय निवेश कोष होगा। प्रत्येक राज्य सरकार का जो होगा उसका भी प्रत्येक राज्य सरकार का अपना एक पब्लिक अकाउंट्स होता है, उनका भी एक लोक लेखा खाता होता है जिसके तहत ये लोग आय को जमा करते हैं। तो जब हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे तो ये 3 संवैधानिक कोष हैं जो भारत सरकार के हैं। सबसे बड़ा खाता भारत की संचित निधि होता है, सारी आय व्यय सब उसी से निर्धारित होता है, वो देश की संसद के अधीन होता है। आकस्मिक परिस्थितियों के निपटने के लिए अनुच्छेद 267 देश की संसद को और राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह आकस्मिक निधि का गठन कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर एक संवैधानिक कोष बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित संवैधानिक कोष आकस्मिक निधि। इसको पारित करने के लिए देश की संसद ने 1950 का कानून पारित किया जिसमें कुछ शर्तें हैं। इसमें अधिकतम 500 करोड़ की राशि हो सकती है, देश के राष्ट्रपति के अधीन होती है, राज्यों में राज्यपाल के अधीन होती है। इस राशि का प्रयोग केवल आपातकालीन परिस्थिति में ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम से इस पर जो नियंत्रण रखता है वो वित्त मंत्रालय का सचिव है। और इस राशि का जो आय का प्रमुख स्रोत है वो भारत की संचित निधि है। जब संसद बैठक में नहीं होती या कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई हो और संसद से अनुमति ना मिली हो तो ही इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इस राशि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम जो है वो है पब्लिक अकाउंट्स लोक लेखा खाता। अनुच्छेद 267 के तहत ये भी एक संवैधानिक कोष है। प्रत्येक राज्यों के पास इसकी अनुमति दी गई है 266(2) के अनुसार, अनुच्छेद 266(2) के अनुसार ये भी एक संवैधानिक कोष है। प्रत्येक राज्यों के ऊपर भी एक लोक लेखा खाता हो सकता है। ये कार्यपालिका के नियंत्रण में होता है। संचित निधि को छोड़कर अन्य जितनी भी आय के स्रोत होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस संपूर्ण टॉपिक की पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप के जरिए पहुंचा दी जाएगी। और इसके साथ साथ आज का जो सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला सवाल जो है वो आपका पीटी कार्ड का है। जितना भी आपको इस वीडियो के दौरान बताया गया है उसी से संभावित क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप स्क्रीन से देखें और इस विश्लेषण को अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो इसको कर पाएंगे। और अभी जो दूसरा सवाल है मेंस का वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसको आपको 100 से 250 शब्दों में लिखना है ताकि आरएस और आईएएस दोनों के हिसाब से आपके लिए उपयोगी हो सके। और कोई सुझाव के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके की विशेष जानकारियों को देखने के लिए और समाज को शिक्षित बनाने के लिए देखते रहिए AB+ TV।